नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेलवे सिलेक्शन तक बाय राहुल सोनी में। अगर आपका टारगेट आरआरबी एलबी सीबीटी 2 में सिलेक्शन, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम पढ़ रहे हैं एसके झा सर की बुक से आरआरबी एलबी सीबीटी 2 के लिए पार्ट ए के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 वर्क पावर एंड एनर्जी। इससे पहले 9 लेक्चर हो चुके हैं और ये हम लोगों की क्लास का 10th लेक्चर होगा। वर्क पावर एंड एनर्जी से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरी यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क पावर एंड एनर्जी। सबसे पहले कार्य 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 का कार्य का अर्थ किसी क्रिया का संपादन से है, जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना इत्यादि। मतलब जो क्रिया संपन्न हो गई है, जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना इत्यादि, उससे मतलब कार्य हो चुका है। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन कार्य से किया जाता है। बल एफ, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एस दोनों की दिशा जानेंगे तभी वर्क होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों की जब तक की दिशा अपने को पता चलेगी तभी वर्क होगा, है ना। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा या विपरीत दिशा में विस्थापित, डिस्प्लेस्ड इन डायरेक्शन करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। वर्क यानी बल बल मतलब कार्य बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल है। वर्क होता है जो ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यानी कि वर्क इक्वल टू एफ एस और कॉस थीटा लगाना पड़ेगा। थीटा यह कोण होता है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बनता है। इसमें कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये तीनों आती है। अगर 0 डिग्री आती है तो 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और 180 की -1 होती है। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 180 डिग्री -1। इसमें वर्क मैक्सिमम होगा, इसमें वर्क नेगेटिव शून्य होगा और इसमें वर्क नेगेटिव होगा। जैसे कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो मैक्सिमम होगा वर्क, क्योंकि एक तरफ से फोर्स लगेगा और दूसरे तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसमें वर्क मैक्सिमम होगा। और सेम अगर 90 होती है कॉस थीटा की वैल्यू, तो एक तरफ से फोर्स लग रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से डिस्प्लेसमेंट भी लगेगा। तो अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जानी है। और सेम अगर 180 होती है कॉस थीटा की वैल्यू, तो अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है लेकिन अपोजिट साइड से डायरेक्शन से डिस्प्लेसमेंट अगर 20 न्यूटन का, 20 मीटर का, तो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसमें नेगेटिव फोर्स वर्क होगा, इसमें मैक्सिमम वर्क होगा और इसमें शून्य वर्क होगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। एक जूल 10⁻7 अर्ग होता है और एक अर्ग 10⁻7 जूल होता है। यूनिट याद रखना है, तभी पक्का नंबर आने वाले हैं। थीटा वह कोण है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बनता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलो जूल होता है और कार्य की विमा ml² t² - 2 होती है। कार्य एक अदिश राशि है, इसमें केवल दिशा होती है, एम्पलीट्यूड नहीं होता। सॉरी, एम्पलीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती। एग्जाम्पल, अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा। अगर दीवार पे धक्का लगाते हैं तो दीवार अपनी पोजीशन से 1 इंच भी, 1 mm भी इधर से उधर नहीं होगी, तो वर्क 0 होगा। एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक, इनके रिश्ते हमेशा याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा लेकर कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा।
कोई आदमी अगर अपने सर पे बोझा लेकर के सीधा खड़ा हुआ है, ये जमीन है और ये वो इंसान है, और अपने वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 90 cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। और मैंने अभी आपको बताया कि जब cos 90 0 होता है तो वैल्यू नेगेटिव में आती है, यानी वर्क 0 हुआ है। तो जब इस फॉर्मूले में अगर आप रख देते हैं तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो अगर किसी दीवार पर, मतलब अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा लेकर कई वर्षों तक के भी खड़ा रहता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि विस्थापन शून्य रहता है। अगर यहाँ विस्थापन की वैल्यू अगर अपन शून्य रख देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसका डॉट प्रोडक्ट है। अगर विस्थापन शून्य होगा तो फोर्स भी शून्य हो जाएगा, और कॉस की वैल्यू cos 90 हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू, तो ये भी शून्य हो जाना है। थर्ड पॉइंट है, अगर कोई कूली 100 केजी का बोझा लेकर मीलों दूर तक चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है। सेम मैंने जो आपको समझाया वो इसमें भी लागू होता है। इसमें 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और जहां पर शून्य वर्क होता है। वर्क का डायमेंशन मास लेंथ टाइम पर निर्भर करता है। वर्क है ना, ये डायमेंशन, मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों चीजों पर निर्भर करता है। किया गया कार्य ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, तीनों हो सकता है। उठाकर रखने में किया गया कार्य शून्य होगा, वही 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा cos थीटा। अब कुछ देखते हैं, घर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य का मान ऋणात्मक होता है। सही बात है। कार्य शून्य ना होने की स्थिति में देखते हैं क्या होता है। अगर कार्य धनात्मक है तो अधिकतम होगा समान दिशा में, और ये इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा, क्योंकि 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अभी मैंने आपको बताया, अगर cos थीटा की वैल्यू 0 है तो ये इसकी वैल्यू 1 आएगी, और मैक्सिमम धनात्मक कार्य होगा, ये लिखा हुआ है। और कार्य ऋणात्मक न्यूनतम होगा, विपरीत दिशा में होगा, जैसे ये विपरीत दिशा में होगा 10 न्यूटन और 20 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो ये विपरीत दिशा में होगा, 180 की वैल्यू -1 में आती है। कार्य शून्य होने की स्थिति देख लेते हैं। अगर फोर्स शून्य है तो वर्क डन भी शून्य होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट शून्य है तो वर्क डन शून्य होगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो वो भी शून्य होगा, वर्क डन। ये तीनों कंडीशन में, अगर फोर्स 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो वर्क डन तीनों केस में 0 होगा, यानी कोई कार्य नहीं होगा। अब इस पे कुछ बेस न्यूमेरिकल है, वो देख लेते हैं। वर्क 0 किन स्थितियों में होता है वो अपन ने देख लिया। लिफ्ट ऊपर जाती है तो काम हो रहा है, लिफ्ट अगर नीचे आती है तो कोई काम नहीं होता है। एंगल 0, 90, 180 तीनों खास कोण है। पूरी टेबल याद रखने से काम हो जाएगा अपना। न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित होता है तो वह वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो इसमें दिखाया है, ये एक वस्तु है ना, इस पे 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पे। अब ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री का कोण है, और ये 30 डिग्री का कोण है ना। तो 5 मीटर विस्थापित होती है। तो जैसे कि ये वस्तु वहां रखी हुई है, तो ये अपने स्थान से 5 मीटर आगे विस्थापित हो जाएगी। तो किया गया कार्य कितना होगा, इसमें से अपने को वर्ड निकालना है। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, अपने पास में वर्क, मतलब फोर्स है 10 न्यूटन का फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुए, और cos 30 की वैल्यू √3/2 है। तो 50 अपॉन में रूट 50 इंटू √3/2, ये 2 से 25 बार कटा जाएगा, 25√3। थीटा का मान नहीं दिया तो 0 ले लेंगे। अगर थीटा की वैल्यू, जैसे इसमें तो शो कर दी 30 डिग्री, अगर यहाँ थीटा की वैल्यू नहीं दी होती तो ऑटोमेटिकली कॉस 0 ले लेते हैं, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। यूनिट को हमेशा एसआई में ही लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे।
और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, याद रखें। cos 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए, अभी मैंने बताया था आपको कि इसमें cos थीटा की वैल्यू दी नहीं है, तो इसमें cos थीटा की वैल्यू दी नहीं हुई है, तो cos थीटा हम 90 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। सॉरी, cos 0 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा, डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया। फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू एफ एस, और cos थीटा की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वर्क डन 50 न्यूटन आ जाएगा। तो देखिए, अगर फोर्स इस दिशा से लग रहा है इस बॉक्स पे, यानी कोई भी पिंड है, ये वस्तु है, एक तरफ से फोर्स लगता है और दूसरी तरफ से डिस्प्लेसमेंट लगता है ना, तो बल की विपरीत दिशा विस्थापन होगा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 होगा, है ना, और 180 होता तो -1 होता, याद रखें। अपोजिट में होगा, नेगेटिव होती वैल्यू। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। ग्रेविटी हमेशा आकर्षण करती है ना, तो इसीलिए वर्क नेगेटिव होता है। ग्रेविटी हमेशा आकर्षण करती है, इसलिए ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होती है। तो इसमें भी यही दिया हुआ है, ये एफ डॉट एस और ग्रेविटी का यूनिवर्सल फॉर्मूला रख लेने में यू की वैल्यू -G m1 m2/r हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षण करता है, फोर्स के विपरीत कार्य करता है, इसलिए नेगेटिव हो गया। संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य महत्तम होता है, इस क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ग्रेविटी अट्रैक्ट होती है, इसलिए वर्क नेगेटिव होगा, ये याद हो गया। अब संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य महत्तम होता है, इस क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना जो, वो वर्क के पथ पर डिपेंड नहीं करता है। ऊर्जा जितनी है उतनी ही होती है, और जितना मतलब ऊर्जा है किसी फोर्स से, जितनी फोर्स दी जाएगा, जितने फोर्स से चीज को धकाया जाएगा, उसको उसमें उतनी ही ऊर्जा लगेगी, ये कहना चाह रहा है ये। अब हम ऊर्जा देख लेते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो काम कर सकता है वही 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 एनर्जी होती है। सभी प्रकार की ऊर्जा एसआई मात्रक जूल सभी प्रकार की ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। ये इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार की ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। जैसे जूल है, उसका एसआई मात्रक है ऊर्जा का, और जो अर्ग है वो सीजीएस मात्रक है ऊर्जा का। ये इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट पर आवर है। ये इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट पर आवर है। जैसे 3.6 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर, ये एक ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। एक यूनिट वाट जो होती है ना, वो इसमें लिखी जाती है। जो घरेलू ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। देखते हैं नेक्स्ट पेज में। द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऊर्जाएं होती हैं। रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनमें यूनिट्स में मापते हैं इनको। एनर्जी कई रूप में होती है, पर कुल ऊर्जा सदैव स्थिर होती है। इनके रूप भले ही अलग अलग हैं, पर इनमें जो कुल ऊर्जा होती है वो सदैव स्थिर होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक, द्रव्यमान ऊर्जा। हम लोगों ने कार्य पढ़ लिया,
ऊर्जा पढ़ ली। अब नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी। प्रत्येक द्रव मेटर में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। ये E=mc² है। यह आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, या आपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षिकता का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। इसमें E पदार्थ में निहित ऊर्जा है, M पदार्थ का मास है और C प्रकाश का वेग है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। यही निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। मास एनर्जी का मूल संबंध, ये मास और एनर्जी का मूल संबंध है, E=mc²। यह नाभिकीय ऊर्जा को समझने की कुंजी भी है एक तरीके से। नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा से प्राप्त होती है। यूरेनियम और प्लूटोनियम, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये सारी नाभिकीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा और द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। इस नियम पर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत नहीं लागू होता। सही बात। प्राकृतिक में सभी वस्तु में ऊर्जा होती है, लेकिन केवल गतिशील वस्तु द्वारा ही कार्य किया जाता है। जो वस्तु मोशन में होगी उसी के द्वारा कार्य होगा, जो स्टैटिक पोजीशन में होगी उसके द्वारा कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्क कुछ भी नहीं हो रहा है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। जो यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर v वेग से गतिशील है तो गतिज ऊर्जा वेग में अंतर पर निर्भर करता है। काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो समानुपाती होती है वेग के वर्ग के, द्रव्यमान स्थिर रहने पर। और ये कब होता है? द्रव्यमान जब स्थिर होता है। ऊर्जा में अंतर पर निर्भर करती है। वेलोसिटी 2 गुनी होने पर काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। वेलोसिटी 3 गुनी होने पर काइनेटिक एनर्जी 9 गुनी हो जानी है। गतिज ऊर्जा वेग में अंतर पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा वेग में अंतर पर निर्भर करती है। एक समान वेग बटे शून्य त्वरण वाले बिंदु का गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी, और असमान वेग बटे एक समान त्वरण वाले पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² माइनस v1² के बराबर होगी। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होगी एवं यह ऊंचाई पर निर्भर नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, जीरो होगी या पॉजिटिव में ही होगी, पॉजिटिव मान में ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव कभी नहीं होने वाली। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।